4 सितंबर को इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने यमन के हूती विद्रोहियों को एक ऐसा अल्टीमेटम दे डाला जो सीधे तौर पर बाइबिल से उठाया गया दिखता है। अगर हूती हमलों को नहीं रोका गया तो हम उन पर बाइबिल के 10 अभिशापों को छोड़ देंगे। ये चेतावनी दी गई तीसरे मिसाइल हमले के बाद, जब हूती लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल की धरती पर मिसाइलें दागी। हूतियों की तरफ से लगातार इसराइल पर एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है, जिससे इसराइल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाधित हो रही हैं। हूती गुट, जो ईरान समर्थित है और यमन से संचालित होता है, उसने हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि उसके टारगेट इसराइल के अहम सैन्य और सामरिक ठिकाने थे। साथ ही हूतियों ने खाड़ी के कुछ अरब देशों को भी आड़े हाथों लेते हुए इसराइली अपराधों में चुपचाप साझेदार करार दिया। यह हमला तब हुआ जब कुछ ही दिन पहले इसराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक में हूती नेताओं को निशाना बनाया था, जिसमें संगठन के कई सीनियर कमांडर मारे गए। अब हूती नेतृत्व ने ऐलान किया है कि जब तक गजा में नरसंहार जारी रहेगा, उनका समर्थन और हमला दोनों जारी रहेंगे। इसराइल की धमकियों में बाइबलिक टोन का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया, जैसे टिड्डियों का हमला, पानी का खून बन जाना, अंधकार, महामारी और अन्य प्राचीन संकट। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि अगर हमले बढ़े तो जवाब असामान्य और अत्यधिक होगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान सिर्फ हूतियों के लिए नहीं, बल्कि तेहरान के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी है, यानी ईरान के लिए, क्योंकि हूती गुट को ईरान से आर्थिक और सैन्य समर्थन मिलता रहता है। खबर तो यहां तक भी है कि हूतियों की तरफ से दागी गई जुल्फिकार मिसाइल हूती लड़ाकों ने नहीं, बल्कि ईरान के सीनियर कमांडरों ने दागी थी, जो यमन से यह सब कुछ किया गया। हूती इस पूरे संघर्ष को फिलिस्तीन की नैतिक लड़ाई करार देते हुए इसराइल को निर्दोषों के हत्यारे और मानवता के खिलाफ अपराधी की संज्ञा देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आहट है? एक और हूती गुट यह साबित करना चाहता है कि वह गाजा की लड़ाई की फ्रंटलाइन सहयोगी है, और दूसरी ओर इसराइल यह दिखाना चाहता है कि वह किसी भी फ्रंट से हो रहे हमलों का जवाब देने में हिचकेगा नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज तो फाइनल है कि हूती अब हार मानने को कतई तैयार नहीं है, क्योंकि वे लगातार एक के बाद एक भीषण तबाही मचाने वाले मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इस बीच इसराइल के अंदर भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आयरन डोम प्रणाली ने कई मिसाइलों को रास्ते में इंटरसेप्ट किया, लेकिन यह भी साफ है कि यमन की तरफ से भी इसराइल को रणनीतिक खतरा बढ़ रहा है। बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बात है उस राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की जो इस पूरे संघर्ष को एक पवित्र युद्ध के दायरे में ले जाता है। फिलहाल तो कहा यह तक जा रहा है कि जब से हूतियों ने अपनी नई नई मिसाइलें मारनी शुरू की, तब से अमेरिका का थार्ड सिस्टम तक कहीं न कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चर्चा का विषय है कि थार्ड फेल हुआ, या फिर इसराइल का आयरन डोम फेल हो रहा है, या फिर इनमें वो सच्चाई भी है जो हूती लगातार करार दे रहे हैं। गाजा में चल रहे खूनी संघर्ष के बीच हमास ने बुधवार को एक ऐसा संकेत दिया जिससे अब ये समझा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों के अंदर शांति लौट आए। एक ऐसा समझौता जिसमें सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई होगी, लेकिन इसके बदले में हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, युद्ध विराम और पुनर्निर्माण की शर्तें रखी हैं। हमास की यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में हमास से सभी 20 इस्राएली बंधकों को रिहा करने की सार्वजनिक मांग की। हमास के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा, हमास पुष्टि करता है कि वह एक व्यापक समझौते को लागू करने के लिए तैयार है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और सहमति के अनुसार फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। हमास ने यह भी साफ किया कि यह समझौता सिर्फ बंधकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें गाजा में युद्ध का अंत, इस्राएली सेना की वापसी, सीमा चौकियों को खोलना और गाजा के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करना भी शामिल होगा। लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास की इस पेशकश को सिरे से खारिज करते हुए उसकी आलोचना कर डाली। इस्राएली सरकार का रुख अब भी स्पष्ट है, हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, जब हमास ने इस्राएल के दक्षिणी हिस्से पर अभूतपूर्व हमला किया था। उस हमले में 1200 इस्राएली नागरिक मारे गए और 250 से ज्यादा को बंधक बनाया गया। इसके जवाब में इस्राएल ने गाजा पर व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो अब तक थमी नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक युद्ध में 63,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
गाजा की 70% से ज्यादा बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और तमाम मानवीय संस्थाएं लगातार युद्ध विराम की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों पक्षों की शर्तें अब भी एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। हमास कहता है पहले युद्ध रुके तब बंधक छोड़े जाएंगे। इसराइल कहता है पहले बंधक छोड़ो फिर बात होगी। अब बड़ा सवाल है, क्या बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम मुमकिन है या फिर यह संघर्ष और लंबा और खूनी होता जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई गजा में पिस रहा है तो वो है आम जनता, आम फिलिस्तीनी जो अपनी जमीन के हक की लड़ाई के लिए ना अपनी जमीन छोड़ सकते हैं और ना ही मौत को टाल सकते हैं, क्योंकि लगातार इस्राएली मिसाइलें, इस्राएल की सेना और वहां से चलने वाले गोला बारूद उनकी जानों को छीनते जा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, कमोबेश सबके साथ एक जैसा सलूक। यहां तक कि खाना लेने के लिए लाइन में लगे लोगों की भीड़ को भी गोलियों से रौंदा जा रहा है। कभी यह आरोप हमास पर मढ़ा जाता है तो कभी आरोप आईडीएफ पर। लेकिन इन आरोपों के बीच सवाल तो यह है कि उन आम जिंदगियों की क्या कीमत है, उनकी आखिरकार गलती क्या है जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है मौत के रूप में। देखना यह होगा कि क्या शांति वाली बात एक बार फिर से पटरी पर लौटती है या फिर वापस से गोला बारूद ही इन सब चीजों का अंत होता है। इस रिपोर्ट में बह रहा इतना ही। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में यमन के हूती शासन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहबी के साथ साथ पूरी कैबिनेट को मार डाला। इजरायली हमलों में कई मंत्री और हूती सैन्य अभियानों के कमांडर भी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री और नेताओं के मारे जाने से हूती गुस्से में है और उन्होंने इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकाने की बात तक बोल डाली। बल्कि हूतियों ने इजराइल से इन हमलों और मौतों का बदला लेना भी शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हूतियों ने लाल सागर से की, जहां हूतियों ने एक इजरायली समर्थक जहाज को उड़ा डाला, जिसके बाद अब पश्चिम एशिया में तनाव की एक और लहर देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इजराइल के केंद्रीय इलाकों में 1 सितंबर को हवाई हमलों की चेतावनी सायरन गूंज उठे। बाकायदा इजरायली रक्षा बलों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यमन की सीमा से दागी गई एक लंबी दूरी की मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। लेकिन आपको बता दें, आईडीएफ के हमलों में प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूती इजराइल के खिलाफ तांडव मचा रहे हैं। 1 सितंबर को मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे जब आईडीएफ ने यमन से दागी गई एक मिसाइल की पहचान की। ईरान समर्थित हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दोहरे सैन्य अभियान शुरू किए हैं।